दोस्तों इन मौसम वगैरह में कुछ हमने लिया। खबर तो है बहुत ही ज्यादा अहमियत की हामिल, क्योंकि इमरान खान साहब और झूठ ये दोनों एक दूसरे के अंदर इस तरीके से समोए हुए हैं कि इमरान खान में से झूठ को नहीं निकाला जाता या झूठ में से इमरान खान नहीं निकल पाते। और इस मर्तबा पाकिस्तान के अंदर एक अहम तरीन तजर्बा होने जा रहा है और अडयाला जेल में इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं एक माहिरीन की टीम पहुंच गई है। और ये माहिरीन की टीम 9 मई के वाकयात पर इमरान खान साहब का लाई डिटेक्टिव टेस्ट करने जा रही है, यानी पॉलीग्राफिक टेस्ट। इस टेस्ट में इमरान खान साहब से सवालों जवाब किए जाएंगे और इमरान खान साहब के जवाबात से इस बात का अंदाजा लगाया जाएगा कि भाई केड़ी गल सच्ची है तो केड़ी गल झूठी। और यह सूरत हाल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस की हामिल है कि इस टेस्ट का रिजल्ट कैसे निकलेगा और क्या ये टेस्ट इस बात को साबित कर देगा कि ये सिक्का बंद झूठा है। इंपॉर्टेंट सूरत हाल पर आपके साथ बात करूंगा, लेकिन उससे पहले एक और खबर को आपके साथ शेयर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसी प्लेटफॉर्म से आपको आगाह किया गया था कि मंगल वाले दिन पाकिस्तान की वफाकी काबीना इमरान खान साहब की जमात यानी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पर पाबंदी लगाने जा रही है। लेकिन अब से कुछ देर पहले यह खबर सामने आई है कि वफाकी काबीना का आज इस्लामाबाद में होने वाला इजलास मुलतवी कर दिया गया है और इस हवाले से सरकारी ऐलान भी जारी किया गया है। इस इजलास में जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी, जनाब इमरान खान और कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत मुकदमात चलाए जाने की भी मंजूरी देना थी, लेकिन नामुसाइद हालात के अंदर इस काबीना के इजलास को मौखर कर दिया गया। और इस्लामाबाद के हलकों का यह मानना है कि हुक्मरान इत्तेहाद के अंदर इशूज पर इख्तलाफात हैं, जिसकी बिना पर फेडरल कैबिनेट की यह मीटिंग पोस्टपोन की गई है। जबकि एक दूसरे सोर्स का यह मानना है कि पाकिस्तान की जो अशराफिया है, जिसने कल जनाब DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब की प्रेस ब्रीफिंग के बाद इस्लामाबाद और रावलपिंडी दोनों मुकामात पर पै दर पे इजलास हुए थे और कुछ मुख्तलिफ जो जिसे हम कह सकते हैं मुशावरत हुई थी, और उसके नतीजे में इस बात पर इत्तफाक पाया गया था कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पर पाबंदी के इशू को बाद में देखा जाएगा। पहले इमरान खान के खिलाफ आर्टिकल 6 यानी संगीन गद्दारी का मुकदमा चलाया जाए और उसके लिए भी जो खुसूसी इकदाम हैं उन्होंने कहा जनाब तमाम तर जो तवज्जो है वो इमरान खान साहब के खिलाफ आर्टिकल 6 के मुकदमे पर लगाई जाए, ताकि अगर इमरान खान को आर्टिकल 6 के तहत कसूरवार करार दे दिया जाएगा तो फिर उसके नतीजे में इमरान खान साहब की जमात पर पाबंदी लगाना और लोगों के नज़दीक इस बात को डाइजेस्ट करना बहुत ही ज़्यादा आसान होगा। और इसके साथ साथ किसी भी तरह की इंतकामी कार्रवाई पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के खिलाफ उसका जो तासुर है वो भी ख़त्म हो जाएगा। इंपॉर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल है उसकी तरफ से भी ये तजवीज़ दी गई है कि जनाब पहले मखसूस नशिस्तों और आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई पर जो है वो तवज्जो दी जाए और उसके बाद जो है वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पर पाबंदी के फैसले पर गौर किया जाए। अलबत्ता इस हवाले से भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में दो आरा पाई जाती हैं। एक ग्रुप जो है उसका ये मानना है कि इमरान खान साहब की जमात पर पाबंदी लगा दी जाए, इसमें कोई हर्ज नहीं और हमें इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के हाथों को मजबूत करना चाहिए और इस्टेब्लिशमेंट के नज़दीक कबूलियत भी हासिल करनी चाहिए, ताकि इसके नतीजे में हम मुस्तकबिल के अंदर अपनी पोलिटिकल प्लेसमेंट को यकीनी बना सकें। जबकि दूसरे ग्रुप का ये मानना है कि अगर इस मौके पर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पर पाबंदी लगाने का फैसला होता है तो यह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बुनियादी असूलों की नफी होगी। लिहाजा इस सूरत हाल में हमें किसी भी तरह की कोई पेशरफ्त नहीं करनी चाहिए। दूसरी जानिब कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरीके से जनाब DGISPR की तरफ से कुछ चीज़ों की निशानदेही की गई थी, खास तौर पर अफगानिस्तान के बॉर्डर के हवाले से कि जनाब अफगानिस्तान के दीगर 6 ममालिक के साथ भी बॉर्डर्स मिलते हैं, लेकिन पाकिस्तान का बॉर्डर ऐसा है जहां पर अफगानिस्तान से लोग सिर्फ शिनाख्ती कार्ड दिखाते हैं और आ जाते हैं, वीज़ा पासपोर्ट की पाबंदी नहीं करते। तो इसके हवाले से भी कुछ संगीन सूरत हाल सामने आ रही है। पाकिस्तान के अंदर खुद इमरान खान साहब की इत्तेहादी और इमरान खान साहब का वो जो इस वक्त अपोजिशन जमातों का इत्तेहाद है तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन,
उसके जो सरबराह हैं जनाब महमूद खान अचकजई, उनकी तरफ से एक तकरीब में यानी एक जलसे से खिताब किया गया है और खुद जनाब महमूद खान अचकजई के ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर यानी टिक वाले ग्रे टिक वाले अकाउंट से कुछ पोस्टों को शेयर किया गया है, जिसका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और बिलाशुबा ये जो उनकी तरफ से चीज़ों को ट्वीट किए गए हैं, ये कुछ ज़्यादा मुनासिब नहीं लग रहा मुझे उनकी तरफ से, और ख़ास तौर पर उस मौके पर जब वो पाकिस्तान में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन चला रहे हैं, जब वो पाकिस्तान की पार्लियामेंट के रुकन हैं और पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ उनके बड़े बेहतरीन ताल्लुकात हैं, वो अहम तरीन ओहदों के लिए उम्मीदवार भी रह चुके हैं। अभी रिसेंटली सदारत के मनसब के लिए आसिफ अली जरदारी साहब के मुखालिफ उम्मीदवार भी महमूद खान अचकजई थे। ऐसी सूरत हाल में उनकी तरफ से कौमी वहदत के खिलाफ आवाज उठाना कुछ ज्यादा दुरुस्त इकदाम नहीं नजर आता। ये उनके ट्वीट का अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान को बने 75 साल हो गए, लेकिन अब तक बुलान से चतराल तक मुत्तसिल पश्तून वतन 4 हिस्सों बलूचिस्तान के पश्तून इजला अटक, मियांवाली, फाटा और खैबर पख्तूनख्वा में तकसीम है। हमें ये तकसीम कबूल नहीं। चित्राल से बोलान तक हमारा एक मुत्तहिद पश्तून सूबा पश्तूनिस्तान उबलीग अफगानिया के नाम से होगा। इसका मतलब ये है कि ये जो उनकी तरफ से बात आ रही है, ये इनफैक्ट DGISPR की तरफ से जो नकात उठाए गए थे, इनफैक्ट ये उसके ऊपर एक मोहरे तस्दीक को सब्त कर रहा है, क्योंकि बिटवीन दी लाइंस कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का जिक्र किया गया था कि खास तौर पर पाकिस्तान की वहदत को नुकसान पहुंचाने के लिए, पाकिस्तान की जोग्राफियाई सालमियत को नुकसान पहुंचाने के लिए इकदामात किए जा रहे हैं और खास तौर पर कुछ इस तरह का माहौल क्रिएट किया जा रहा है जिससे रियासत के अंदर एक और रियासत का ज़हूर हो। तो फिर ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक बात है, क्योंकि इससे आगे चलकर महमूद खान अचकजई ये कहते हुए भी नजर आते हैं कि लरो बर का नारा लगाने या अफगानिस्तान का झंडा उठाने पर आपको नौजवानों पर गुस्सा नहीं होना चाहिए। पश्तून पाकिस्तान में मौजूदा सूरत हाल से मुतमईन नहीं। हम पश्तून पाकिस्तान की हुक्मरानी, फौज, अदलिया, तमाम इदारों में बराबरी की बुनियाद पर अपना हिस्सा मांगते हैं। बराबरी की बुनियाद पर हिस्से की बात नहीं होती, क्योंकि जब आप एक मुल्क में रहते हैं, एक वहदत के अंदर आप शामिल होते हैं और वहां पर जो असूल, ज़ाब्ते और कवानीन हैं, उन्हीं के ऊपर जो है ना वो कोटा सिस्टम यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर अब है ओपन मेरिट। ओपन मेरिट पर जो भी आएगा उसको उसके मुताबिक हिस्सा दे दिया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से ये चीजें चल रही हैं, ये बहुत ही ज्यादा काबिल एतराज़ भी हैं। और अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इस सूरत हाल में ये जो एतराज़ात किए जा रहे हैं, और ख़ास तौर पर अगर आप गौर करें तो इस मुहिम के लिए भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनफ़्से नफीस इमरान खान साहब भी इस मामले में शामिल हैं। इमरान खान के खिलाफ अगर आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई होगी तो बहुत सारे और भी चीज़ें सामने आएंगी। ख़ास तौर पर इमरान खान साहब से मंसूब वो ट्वीट जो सोशल मीडिया पर इमरान खान साहब ने ना सिर्फ इसको ऑन किया था, बल्कि सोशल मीडिया पर वो जो 1971 के हवाले से ट्वीट है, वो इस वक्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल एक्स अकाउंट में पिन ट्वीट है। और उसके अंदर भी जिस तरीके की जुबान इस्तेमाल की गई है वो भी कौमी वहदत के खिलाफ है। इसका मतलब यह है कि महमूद खान अचकजई हो या इमरान खान हो या इनके अफगान हैंडलर हो, ये तमाम के तमाम लोग मिलकर पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी सिचुएशन को क्रिएट करना चाहते हैं जहां पर इमरान खान बनफ़्से नफीस दूसरा मुजीबुर रहमान बनकर सामने आए और मुजीबुर रहमान के तौर पर ही अडयाला जेल से बाहर निकले। लिहाजा इस सूरत हाल को एड्रेस करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और शायद यही वजह है कि रियासती इदारों ने इमरान खान को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए आर्टिकल 6 की कार्रवाई को इनिशिएट किया है। क्योंकि आर्टिकल 6 की कार्रवाई महज इस वजह से नहीं होगी कि इमरान खान ने एक गैर आईनी इकदाम के अंदर हिस्सा लिया, बल्कि जिस तरीके से ये चीजें मैंने भी आपके सामने रखी हैं, इमरान खान साहब के ट्वीट्स आपके सामने मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल एक्स अकाउंट से शेयर की जाने वाली पोस्ट भी हमारे सामने मौजूद है, और डिजिटल दहशतगर्दी
گردی کے حوالے سے اعترافات بھی ریکارڈ کا حصہ ہیں۔ ایسی صورتحال میں ریاست مخالف سرگرمیوں کے الزام، ریاست پر حملہ آور ہونا، ریاست میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کرنا، ریاستی اداروں کے اندر تفریق کو ڈیولپ کرنا اور ریاست کے اندر ریاست قائم کرنے کی کوشش، یہ ایسے سنگین الزامات ہیں جہاں سے عمران خان کا بچ نکلنا بہت ہی زیادہ مشکل ہے۔ لہٰذا ریاستی اداروں نے ان تمام سچویشن کی روشنی میں اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ ابھی فوری طور پر عمران خان صاحب کی جماعت پر پابندی لگانے کی بجائے فوکس کیا جائے عمران خان کو آرٹیکل 6 کے تحت سزا دلوانے پر، اور آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کے لیے جو ریزولوشن ہے اس کی بھی تیاری کی جائے، اور آرٹیکل 6 کی ریزولوشن کے لیے جو فیڈرل کیبنٹ ہے اس کی بھی منظوری لی جائے، اور ممکنہ طور پر کسی میرا نہیں خیال کہ یہ جو معاملہ ہے عمران خان صاحب کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کا، یہ شاید ایک ہفتے سے آگے جائے۔ ممکنہ طور پر اسی ہفتے میں عمران خان صاحب کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کی فیڈرل کیبنٹ منظوری دے دے گی، اور پھر یہ معاملہ آگے چلے گا۔ کیونکہ ابھی ریسنٹلی کل جو ریاستی مخالف پروپیگنڈا کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے کوارڈینیٹر احمد وقاص جنجوعہ اور پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری اطلاعات رؤوف حسن صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جناب کچھ اور زیادہ سنگین اقدامات ریاست پاکستان تحریک انصاف کے خلاف لینے جا رہی ہے، اور جو چارج شیٹ احمد وقاص جنجوعہ کے خلاف سامنے آ رہی ہے وہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ یہ جو ڈیجیٹل دہشت گردی ہے اس کا بنیادی مقصد پاکستان کی وحدت اور پاکستان کی سالمیت کو نقصان پہنچانا ہے۔ لہٰذا ان شواہد کے سامنے آنے کے بعد کسی بھی طریقے سے عمران خان کو ان تمام معاملات سے سنگل آؤٹ کر کے الگ کرنا ممکن نہیں ہوگا، اور یہی وجہ ہے کہ ریاست مخالف پروپیگنڈا کی تحقیقات کے لیے وزارت داخلہ نے JIT تشکیل دینے کا فیصلہ کیا ہے، اور JIT پاکستان تحریک انصاف کے ریاست مخالف جو اقدامات ہیں ان کا جائزہ لے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو دونوں چیزیں ہیں جن کا میں بھی آپ کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں، عمران خان کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی اور اس کے لیے ڈیجیٹل دہشت گردی کو فروغ دے کر ریاست مخالف پروپیگنڈے کا حصہ بننا، یہ ایسے اقدامات ہوں گے جو پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان دونوں کے لیے ہی بہت زیادہ نقصان دہ ہوں گے۔ اب یہ جس کا خبر کا ذکر میں نے آپ کے ساتھ گفتگو کے آغاز میں کیا تھا، یعنی پولی گرافک ٹیکسٹ یعنی لائے ڈیٹیکٹر ٹیسٹ، وہ بھی اس حوالے سے بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور یہ اس وجہ سے بھی ناگزیر ہو چکا ہے کہ عمران خان صاحب جس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان کے روبرو پیش ہوئے تھے اور عمر عطا بندیال صاحب ان کو گڈ ٹو سی یو کہہ کر باہیں پھیلا کر ان کا مسکراہٹوں کے تبادلے کے ساتھ استقبال کر رہے تھے، اس وقت بھی جو ہے عمران خان کا یہ کہنا تھا کہ جناب منو کی پتہ بار کی ہو رہا ہے، میں تو اندر سا، میں تو نیب کی کسٹڈی میں تھا، مجھے تو پتہ نہیں بار کیا ہوا۔ اور کل عمران خان اس بات کی تصدیق کر رہے تھے کہ جناب میں نے خود کال دی تھی GHQ کے باہر مظاہرے کی، تو عمران خان کے جھوٹ اور سچ دونوں کا تعین کرنا بہت زیادہ ضروری تھا، اور اسی لیے خصوصی اجازت کے تحت ماہرین کی ایک خصوصی ٹیم عمران خان کا پولی گرافک ٹیسٹ کرنے اڈیالہ جیل پہنچی ہے، اور وہ عمران خان کا پولی گرافک ٹیسٹ کو چونکہ ایک سائنٹیفک ٹیسٹ ہے اور اس کی بنیاد پر جو اس کی فائنڈنگز ہوں گی وہ 9 مئی کے مقدمات جو کہ اگلے مہینے پاکستان ادھر لاہور میں چلنے جا رہے ہیں وہاں پر بطور ایویڈنس پیش کرے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کی جو ہے وہ 9 مئی کے واقعات اور اس کے ساتھ ساتھ آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی، یہ دو ایسے اقدامات ہیں جو عمران خان صاحب کو بھاری پڑنے والے ہیں مستقبل کے اندر، کیونکہ جس طریقے سے میں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ اس بات کا اب 100% ایویڈنس موجود ہے کہ ریاست عمران خان صاحب کو کسی بھی طور پر اتنا سا بھی ریلیف دینے کے لیے تیار نہیں، اور کوئی ادارہ اگر عمران خان کو ریلیف دینے کی کوشش کرے گا تو میرا نہیں خیال کہ اس مرتبہ اس بات کو بھی کسی طریقے سے ٹالریٹ کیا جائے گا۔ وہ کہتے ہیں نا جی آگ ہے برابر لگی، مجھے ایسے ہی لگ رہا ہے کہ یہ جو آگ ہے یہ اب جو ہے نا کچھ اور زیادہ اس میں شدت آنے جا رہی ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ اب اس کا فائنل آؤٹ کم
کیا آئے گا؟ اپنی رائے ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کو بہت شکریہ. اللہ حافظ.